नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू के और एक इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे हिंदू का, इंडिया यूएस स्पेस कोऑपरेशन से संबंधित। दूसरे नंबर पे आर्टिकल 26 यानी एक कम्युनिटी का राइट टू रिलीजन वर्सेज एक इंडिविजुअल का राइट टू फ्रीडम, दोनों के बीच में क्या टकराव है। और सबसे लास्ट में आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कोट देख लीजिए। डेथ इज नॉट द ग्रेटेस्ट लॉस इन लाइफ, द ग्रेटेस्ट लॉस इज व्हाट डाइज इनसाइड अस व्हाइल वी लाइव। देखो, 2 प्रकार से डेथ होती है। एक प्रकार से जब बॉडी की डेथ होती है, मतलब बॉडी काम करना बंद कर देती है, हम मर जाते हैं, वो डेथ है। दूसरी तरफ देखो, हमारे अंदर बहुत सारी ड्रीम्स होती हैं, हमारी इनर वॉइस होती है, गलत काम पे हम चलते हैं, इनर वॉइस की नहीं सुनते, वो मर जाती है, या फिर ड्रीम्स के नहीं सुनते, ड्रीम्स को दबा देते हैं। वो डेथ जो है ना, वो ज्यादा बड़ा लॉस है एज कंपेरिजन टू बॉडी की डेथ है। राइटर का ये मानना है, लेकिन आप बैलेंस स्टैब्लिश करिएगा। आप बताइएगा कि देखो, बॉडी के अंदर बहुत सी ड्रीम्स होती हैं जिनको हम बीच में छोड़ देते हैं, जैसे आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बुरा वक्त भी आता है, जहां पर हमें हिम्मत की जरूरत होती है, करेज की जरूरत होती है, कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, लेकिन ड्रीम्स को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ देते हैं, ड्रीम मर जाती है, तो वो ग्रेटेस्ट लॉस है, ऐसा राइटर का मानना है। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया और यूएस के बीच स्पेस सेक्टर में कोलैबोरेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। क्या कंटेस्ट है? देखो, 30 और 31 जनवरी 2023 को यूएस इंडिया सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 8वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। इस मीटिंग में यह डिसाइड किया गया, इंडिया और यूएस के बीच स्पेस सेक्टर में कोऑपरेशन को और ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा। कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। देखो, नवंबर 2022 में यूएस ने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया, आर्टेमिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में है क्या? ओरियन स्पेसक्राफ्ट, एक स्पेसक्राफ्ट का नाम है, यूएस का है स्पेसक्राफ्ट ओरियन। ये जो स्पेसक्राफ्ट है ना, एस्ट्रोनॉट्स को लेकर मून पे जाएगा और वापस आएगा। फर्स्ट वुमन जो एस्ट्रोनॉट हैं वो मून पर पहुंचेंगी और वापस आएंगी। इसके अलावा ये जो मिशन है ना, आर्टेमिस मिशन, ये एक प्रकार से ना मैकेनिज्म तैयार कर देगा। फ्यूचर में जो एस्ट्रोनॉट्स है ना, यूएस से मून पर आते जाते रहेंगे सस्टेनेबल बेसिस पर, मतलब एक रास्ता तैयार हो जाएगा। सिंपल भाषा में बोलें तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स मून पर जा सकेंगे। वो भी मकसद है इस आर्टेमिस प्रोग्राम का। और इंडिया भी आपको पता है 2024 में पहली बार फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च करेगा, यानी पहली बार इंडिया ऐसा मिशन लॉन्च करेगा जिसमें ह्यूमन बींग्स को स्पेस में भेजेगा। तो दोनों देश एक दूसरे से सीख सकते हैं, दोनों देश अपने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया को खास करके फायदा हो सकता है, देखो, यूएस से, क्योंकि यूएस की काफ़ी एक्सपर्टीज है स्पेस सेक्टर में, सीखने को काफ़ी मिलेगा। और यूएस भी इंडिया के साथ एक ऐसे एरिया में कोऑपरेट कर सकता है जहां पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। वैसे इंडिया और यूएस जैसे डिफेंस सेक्टर में आपस में कोऑपरेट करते हैं, तो चाइना अपनी आंखें दिखाता है इंडिया को कि आप यूएस के साइड मत जाइए, इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस की। बट देखो, राइटर ये कहते हैं चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। आसान देखो इसलिए नहीं है क्योंकि यूएस ना स्पेस में ऑलरेडी इंडिया से बहुत आगे हैं। यूएस के पास ना कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव नहीं है इंडिया के साथ कोऑपरेट करने के लिए। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक कोई यूट्यूबर है जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो काफ़ी सालों से यूट्यूब पर है, उसको सारी प्रैक्टिसेस पता हैं। एक नया यूट्यूबर है जिसके अभी अभी 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं। तो ना 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाला जो यूट्यूबर है ना, वो 1 लाख वाले यूट्यूबर से कोऑपरेट करे, आपस में उसको सीखने को बहुत कम मिलेगा। अब कहने को देखो आइडियलिस्टिक चीज़ें हैं, बोल सकते हैं कि देखो हर इंसान को एक दूसरे इंसान से सीखने को मिलता है, वो बात सही है, बट बहुत ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता ना। जबकि 1 लाख वाले यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा 10 मिलियन वाले यूट्यूबर से। वही केस इंडिया और यूएस के साथ है। मान लीजिए यूएस के जो सब्सक्राइबर हैं वो 10 मिलियन हो गए हैं और इंडिया के अभी 1 लाख हुए हैं। इंडिया पूरे साल में इसरो कितने मिशंस लॉन्च करता है, कितने सैटेलाइट्स लॉन्च करता है? 10 सैटेलाइट्स के आसपास, जिसमें से सारे सफल भी नहीं होते। जबकि देखो यूएस की एक स्पेसएक्स कंपनी है इलोन मस्क की, वो अकेला उसने 2022 में 61 सैटेलाइट्स लॉन्च किए।
मतलब जितना इसरो लॉन्च करता है पूरे साल में, उतना तो यूएस की एक कंपनी स्पेस एक्स उससे 6 गुना ज़्यादा लॉन्च कर देती है। समझ गए? आज के समय में यूएसए के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ ऑर्बिट में हैं। आज के समय में यूएसए का स्पेस में जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वो इतने ज़्यादा पावरफुल कंपनीज हो गई हैं, वो खुद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब उनका लक्ष्य है कि 2030 आते आते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिप्लेस कर दिया जाए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखो एक प्रकार से सैटेलाइट ही है जो अर्थ के लोअर ऑर्बिट में है, जो स्पेस में एक साइंटिफिक लेबोरेटरी का काम करता है। तो इसे यूएस की प्राइवेट कंपनीज छोटे छोटे स्पेस स्टेशन से रिप्लेस करेंगी, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, पुराना होने वाला है। अब इसका जो लाइफ स्पैन था वो खत्म होने वाला है। पॉइंट का मतलब देखो ये है, जो यूएस की कंपनीज है ना, वो काफ़ी एडवांस्ड हैं। जहां इंडिया का फोकस ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने पर है अर्थ के ऑर्बिट्स में, चाहे वो जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो या फिर लोअर अर्थ ऑर्बिट हो, लेकिन यूएस का फोकस है मून पर फिलहाल के समय में। उसका एग्जाम्पल है आर्टेमिस प्रोग्राम कि मून पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाए, वापस लाया जाए। तो दोनों देशों की जो स्पेस सेक्टर में प्रायोरिटीज हैं वो अलग अलग हैं। इसके अलावा स्पेस को कैसे गवर्न किया जाए उस पर भी डिफरेंसेस हैं इंडिया और यूएस के बीच। इंडिया का ये कहना है स्पेस में वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यूएस का इस पे अलग डिफरेंस है। यूएस इसमें एज हासिल करना चाहता है चाइना से। तो ना सिर्फ स्पेस बल्कि दूसरी जो बॉडीज हैं जैसे मून है, दूसरे प्लैनेट्स हैं, उनको कैसे गवर्न किया जाए, वहां पर यूएस रिसोर्सेज हासिल करना चाहता है, जबकि इंडिया इससे इत्तेफाक नहीं रखता। दोनों देशों के डिफरेंसेस हैं स्पेस को गवर्नेंस को लेके। तो देखो, जब प्रायोरिटीज अलग हैं दोनों देशों की, एडवांसमेंट का लेवल अलग अलग है, तो दोनों देश कैसे कोऑपरेट करेंगे आपस में? इसका सॉल्यूशन राइटर देते हैं। वो कहते हैं कि दोनों देशों के एकेडमिक्स में, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज में कोऑपरेशन होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर्स में कोऑपरेशन होना चाहिए, जैसे इंडिया की कंपनी यूएस की कंपनी दोनों मिलकर किसी मिशन को लॉन्च करें। स्टेट लेड एंटिटीज जैसे इंडिया का इसरो है, यूएसए का नासा है, दोनों आपस में कोऑपरेट करें। तो इस प्रकार से कोऑपरेशन हो सकता है। जैसे हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन, मतलब अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए रडार पर काम कर रही हैं दोनों देशों की स्पेस एजेंसीज। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? राइटर ना एक नया सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। नया सॉल्यूशन देखो ये है, इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो और यूएसए की प्राइवेट कंपनीज के बीच में कोऑपरेशन हो सकता है। पहले हम बात कर रहे थे इसरो और नासा के बीच में, लेकिन अब राइटर बात कर रहे हैं एक तरफ एक देश की स्पेस एजेंसी और दूसरे देश की प्राइवेट कंपनीज। फॉर एग्जांपल इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो और यूएसए की प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स। एक एग्जांपल भी देते हैं। हमें देखो ट्रेंड एस्ट्रोनॉट्स की आवश्यकता है जो स्पेस में जा सकें, तो यूएसए की प्राइवेट कंपनीज इसमें मदद कर सकती हैं इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने में। इससे इंडिया जो अभी अपनी डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग को लेके, वो डिपेंडेंसी इंडिया कम कर सकता है। इसके अलावा देखो हाल ही में इसरो ने जो एक नई कंपनी बनाई थी ना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का काम ये होता है, मान लीजिए आपको कोई सैटेलाइट लॉन्च करवाना है, तो आप जाओ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पास कि भैया हमें ये सैटेलाइट लॉन्च करवाना है, आपके पास लॉन्च सर्विसेज है, रॉकेट है, बताओ कितने में लॉन्च करेंगे। वो बोलते हैं हम 10 करोड़ में लॉन्च करेंगे। ये काम है न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड का। तो इसरो की जो ये कॉमर्शियल आर्म है ना, न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड, ये भी काफ़ी कोऑपरेशन कर सकती है यूएस की प्राइवेट कंपनीज के साथ में। ये एक नया तरीका हो सकता है इंडिया और यूएस के बीच में कोऑपरेशन को और ज़्यादा इंक्रीज करने का। पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, एक कम्युनिटी का जो राइट होता है, राइट टू रिलीजन, जो आर्टिकल 26 में साफ साफ दिया हुआ है, टू एस्टैब्लिश मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, अपने रिलीजन संबंधित अफेयर्स को खुद से मैनेज करना। तो ये कम्युनिटी का राइट है अपने धर्म को अपने हिसाब से मैनेज करना। तो एक तरफ देखो ये राइट है, दूसरी तरफ इंडिविजुअल फ्रीडम वाला राइट है। दोनों के बीच में टकराव होता है तो कौन जीतना चाहिए, किसकी चलनी चाहिए, कौन से राइट को प्रायोरिटी देना जरूरी है, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। सबरीमाला टेम्पल केस में भी ये सामने आया था, जब एक निश्चित एज ग्रुप की महिलाओं को सबरीमाला टेम्पल जाने से रोका जा रहा था। तो एक तरफ देखो रिलीजियस राइट था कि हम अपने हिसाब से धर्म को मैनेज करना चाहते हैं, दूसरी तरफ
इंडिविजुअल फ्रीडम का राइट था। तो ये जो इशू है ना काफी पुराना है। मैं आपको पूरी स्टोरी, पूरा बैकग्राउंड बताता हूं। देखो 1949 में ना एक एक्ट आया था, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949। एक्स कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी का बहिष्कार करना। पहले देखो ये जो वर्ड है ना सिर्फ चर्च के संदर्भ में यूज होता था। चर्च ना किसी किसी पर्सन का बहिष्कार कर देती थी कि आप इस चर्च में नहीं आ सकते, आप यहां पे आके प्रार्थना नहीं कर सकते। लेकिन बाद में अलग अलग कम्युनिटीज के संदर्भ में इस वर्ड का इस्तेमाल होने लगा। कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी हो उसके संदर्भ में इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एक्स कम्युनिकेशन मतलब बहिष्कार। तो कोई रिलीजियस ग्रुप किसी इंडिविजुअल को अपने ग्रुप से ना निकाल सके, उसे रोकने के लिए यह एक्ट आया था 1949 में। लेकिन इसके खिलाफ ना सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। केस था सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें ना जो लीडर है ना दाऊदी बोरा कम्युनिटी के, उनका नाम है दाई उल मुतलक। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि मैं दाऊदी बोरा कम्युनिटी का लीडर हूं। अब इस कम्युनिटी ने ना मुझे पावर दी है, मैं किसी भी पर्सन को अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल सकता हूं। तो ये जो एक्ट है ना ये आर्टिकल 26 के अगेंस्ट है, क्योंकि हमारी दाऊदी बोरा कम्युनिटी जो है ना उसका रिलीजियस अफेयर इसी प्रकार से चलता है। उन्होंने पावर मुझे दे दी है, तो मेरे पास पावर है। अगर कोई एक्ट मेरी इस पावर को मुझसे छीनता है ना तो इसका मतलब आप दाऊदी बोरा कम्युनिटी को इजाजत नहीं दे रहे हो अपने धर्म को मैनेज करने की, क्योंकि ये हमारे धर्म का इंटीग्रल पार्ट है कि हम किसी भी पर्सन को अपने ग्रुप से निकाल सकते हैं किसी कारणवश। तो आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हो, मतलब आप आर्टिकल 26 के खिलाफ जा रहे हो। ऐसा बोला किसने? ऐसा बोला दाई उल मुतलक ने इस केस में कि ये 1949 का जो एक्ट है वो राइट टू रिलीजियस अफेयर्स के अगेंस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ भैया ये जो जजमेंट है ना, ये जो एक्ट है ना 1949 का गलत है, ये राइट टू रिलीजियस अफेयर्स के अगेंस्ट है। ये देखो यहां पे 1962 के इस जजमेंट में उस समय चीफ जस्टिस थे बीपी सिन्हा। उन्होंने कहा कि देखो इंडिविजुअल फ्रीडम या फिर सोशल वेलफेयर के नाम पर हम किसी ग्रुप के फेथ को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। बट देखो अब इतने सालों बाद 10 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका ने यह स्टेटमेंट दी कि 1962 की जो जजमेंट है ना सुप्रीम कोर्ट की इस केस में सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसमें उन्होंने एक ग्रुप के राइट्स को तवज्जो दी थी और इंडिविजुअल फ्रीडम को इग्नोर किया था। तो 10 फरवरी को जस्टिस एएस ओका ने कहा कि 1962 की जजमेंट का रिव्यू होना चाहिए 2 रीजंस के कारण। पहला तो देखो आर्टिकल 26 को तो तवज्जो दी गई 1962 की जजमेंट में, बट इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को, इंडिविजुअल की फ्रीडम को इग्नोर कर दिया गया। दूसरा, अब देखो ऐसा कोई चीज है ना कि जब किसी पर्सन को किसी ग्रुप से एक्स कम्युनिकेट किया गया है यानी उसका बहिष्कार किया गया है, उसको बाहर निकाल दिया गया है, तो इस इश्यू को टेस्ट करना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार पर। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं ना तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज की। कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज में क्या आता है? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, ये सब वैल्यूज आती हैं। तो किसी पर्सन की लिबर्टी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब भी किसी पर्सन को बहिष्कार किया जाता है ग्रुप से, उसकी किसी इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है वो हार्म होती है, उसको नुकसान पहुंचता है, उसकी आजादी को नुकसान पहुंचता है। इवन देखो सबरीमाला टेंपल में भी यही इशू था, किसी ग्रुप का जो राइट टू रिलीजन है उसे प्रोटेक्ट किया जाए या फिर इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जाए। सबरीमाला का जो केस है अभी एक बड़ी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास है जिसमें 9 जज हैं। वैसे देखो 1954 में सिरूर मठ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि किसी भी रिलीजन की, किसी भी ग्रुप की जो फेथ संबंधित प्रैक्टिस है ना उसको कोर्ट के द्वारा तभी प्रोटेक्ट किया जाएगा जब वो प्रैक्टिस उस धर्म या फिर ग्रुप का, फेथ का इंटीग्रल पार्ट हो। इंटीग्रल पार्ट मतलब उस धर्म की कोर प्रैक्टिस हो कि उस प्रैक्टिस के बिना तो धर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सिर्फ उसे ही कोर्ट्स प्रोटेक्ट करेंगी, दूसरी प्रैक्टिसेस को नहीं करेंगी। और ये डिसाइड कौन करेगा क्या ये प्रैक्टिस उस धर्म का इंटीग्रल पार्ट है क्या नहीं है? समझ गए? ये भी डिसाइड किया जाएगा कोर्ट के द्वारा ही। और कोर्ट ये कैसे डिसाइड करती हैं? उस धर्म के स्क्रिप्चर्स पढ़कर।
जैसे देखो आनंदी मार्गीज एक सेक्ट है, ये ना तांडव डांस परफॉर्म किया जाता है जो इस आनंदी मार्गीज सेक्ट के फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा। अब तांडव डांस में कई बार ना काफी एग्रेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ना इस पर रोक लगा दी, बोला कि आनंदी मार्गीज जो सेक्ट है ना उसका ये कोर फीचर नहीं है तांडव डांस, इसलिए हम इस पे बैन लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया। तो राइटर ये कहते हैं देखो जजेस जो हैं वो रिलीजन के और ज्यादा अंदर जा रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं ये डिसाइड करने में कि कौन सी प्रैक्टिस किसी रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है या फिर नहीं है, कोर पार्ट है या फिर नहीं है। होना यह चाहिए था कि कोर्ट्स ना ये देखें कि किसी धर्म की अगर कोई प्रैक्टिस है, फॉर एग्जाम्पल यही मान लीजिए कि दाऊदी बोरा कम्युनिटी के द्वारा किसी पर्सन को एक्स कम्युनिकेट किया जाता है, उसका बहिष्कार किया जाता है, तो ये देखिए उस धर्म की प्रैक्टिस से क्या किसी की इंडिविजुअल फ्रीडम को हार्म पहुंच रहा है, क्या कंसिक्वेंस हो रहे हैं उस धर्म की प्रैक्टिस से इंडिविजुअल फ्रीडम पर। जैसे इस केस में अगर देखो दाऊदी बोरा कम्युनिटी किसी पर्सन का बहिष्कार करती है तो वो पर्सन देखो एक प्रकार से आउटकास्ट हो जाएगा, वो अपनी कम्युनिटी के जो प्रोग्राम्स है उसमें हिस्सा नहीं ले सकेगा, वो पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा, अलग थलग पड़ जाएगा। ये तो एक प्रकार से अनटचेबिलिटी वाली बात हो गई, उससे कोई बात नहीं करेगा, उसके साथ कोई व्यवहार नहीं रखेगा। तो ये तो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी पर तो बैन लगाया गया है ना। तो किसी पर्सन को बहिष्कार करना ये एक प्रकार से अनटचेबिलिटी के समान है, इंडिविजुअल फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज करता है, उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट है। इसलिए दाऊदी बोरा की जो ये प्रैक्टिस है दाऊदी बोरा कम्युनिटी की, उसे आप अलाउ नहीं कर सकते। आप इस प्रकार से देखिए कि किसी ग्रुप की जो प्रैक्टिस है ना उससे इंडिविजुअल फ्रीडम को कितना नुकसान पहुंच रहा है, उससे आपको पता लगेगा कि दोनों राइट्स के बीच में कैसे बैलेंस स्टैब्लिश करना है। एक तरफ किसी ग्रुप का राइट टू रिलीजन जो कि ग्रुप राइट है, दूसरी तरफ इंडिविजुअल फ्रीडम, दोनों के बीच में बैलेंस कैसे स्टैब्लिश करना है वो आप देखिए, ना कि एक को रखिए दूसरे के ऊपर। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रिलीजियस फ्रीडम से संबंधित। अब चलते हैं आगे। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है, देखो इस साल के बजट यानी 2023-24 के बजट में गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि हम 51,000 करोड़ का रेवेन्यू हासिल करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट से। ये जो टारगेट है पिछले साल के बजट से ऑलमोस्ट 21% कम है, और पिछले 7 सालों में डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है सबसे कम है। आगे बढ़े उससे पहले आप ये बता दीजिए डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, अगर आंसर में लिखना हो तो। देखो सरकार की जो एसेट्स होती है ना, जैसे कोई पीएसयू है या फिर कोई सरकारी कंपनी है, इसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच देती है। फॉर एग्जांपल अभी 100% हिस्सेदारी है सरकार की किसी पीएसयू में, लेकिन सरकार कहती है कि मैं अपनी हिस्सेदारी को कम करना चाहती हूँ, 90% रखूंगी, 10% किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दूंगी। तो ये है डिसइन्वेस्टमेंट, इससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है। सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी किसी दूसरी कंपनी को। हाँ देखो एक बात याद रखिएगा, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है। डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम करती है, बेच देती है दूसरी कंपनीज को। प्राइवेटाइजेशन में सरकार मैनेजमेंट राइट्स भी दे देती है। पहले कंपनी को चलाने के यानी पीएसयू को चलाने के राइट्स सरकार के पास थे, अब सरकार ने वो राइट्स भी किसी दूसरी कंपनी को दे दिए। वो प्राइवेटाइजेशन होता है। वो अक्सर तब होता है जब सरकार अपनी हिस्सेदारी 50% से ज्यादा बेच देती है। अब क्वेश्चन ये उठता है सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती क्यों है। सीधी सी बात है, पहली चीज सरकार को पैसा मिलता है डिसइन्वेस्टमेंट से, तो इससे सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को कम कर सकती है। कर्ज अगर सरकार ने लिया है तो कर्ज चुका सकती है। डिसइन्वेस्टमेंट में कई बार प्राइवेट कंपनीज को ओनरशिप भी जाती है, तो प्राइवेट कंपनीज के पास ओनरशिप जब आती है तो अच्छी बात है। एक तो देखो इससे कंपटीशन बढ़ता है, दूसरा अगर पीएसयूज में जनता के भी शेयर्स हैं तो अच्छी बात है। कई बार डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार को जो पैसा मिलता है वो सोशल प्रोग्राम्स के लिए यूज किया जाता है, या फिर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए भी यूज किया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत देखो इंडिया में हुई 1991-92 में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। उस समय 1991-92 के बजट में 31 सिलेक्टेड पीएसयूज को डिसइन्वेस्ट किया गया था 3038 करोड़ के लिए। और डिसइन्वेस्टमेंट जो वर्ड है ना पहली बार इस्तेमाल किया गया था 1991 के इंटरिम बजट में। बाद में देखो रंगाराजन कमेटी आई 1993 में, जिसने कहा कि और बहुत ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट का स्कोप है जो कि हम कर सकते हैं। अलग अलग पीएसयूज में सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम कर सकती है। एक नया डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया 1999 में, डिपार्टमेंट ऑफ
डिसइन्वेस्टमेंट। बाद में 2001 में मिनिस्ट्रीज भी इस्टेब्लिश की गई अलग से, मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन जब यूपीए की सरकार आई तो इस मिनिस्ट्री को बंद कर दिया और 2016 में अलग से एक डिपार्टमेंट बना जिसका नाम दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। अब जो ये डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये एक नोडल डिपार्टमेंट है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स देखो ये टारगेट्स हैं, कितना सरकार ने रखा, कितना अचीव हुआ। यहां पर देखो 2010-11 में सरकार ने जो टारगेट रखा उसका 57% अचीव हुआ, फिर 45%, 86%। यहां पर देखिए 2017-18 में सरकार ने टारगेट रखा था हमें डिसइन्वेस्टमेंट से 72,500 करोड़ हासिल होंगे, हुए 1 लाख करोड़ हासिल, यानी जितना टारगेट था उसका 138% सरकार ने अचीव किया। तो ये डेटा कुछ आप यूज कर सकते हो आंसर्स में। इसके बाद देखो राइटर कहते हैं मई 2020 में जब सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च किया ना, तो उसमें सरकार ने एक बात कही थी कि हमारी पॉलिसी ये है कि सरकार का बिजनेस में कम रोल होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए पीएसयूज में, और सरकार का इन्वॉल्वमेंट बिजनेस में कम होना चाहिए। सरकार ने उसमें नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लॉन्च किया था। इसका मकसद ये था कि बहुत सारी पीएसयू की जो एसेट है ना वो अनयूटिलाइज्ड हैं, उनको अभी तक यूज नहीं किया जा रहा है, उनको नए नए तरीके से यूज किया जाए और रेवेन्यू कमाया जाए सरकार के लिए। अब ना कुछ चैलेंजेस की बात की जाती है डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित। पहला देखो, कई बार क्या होता है प्रॉफिट मेकिंग और डिविडेंड पे करने वाले पीएसयूज को अगर बेचा जाता है तो इससे सरकार को ना रेगुलर इनकम का लॉस हो जाता है। ये तो वही बात हुई ना कि एक सोने की मुर्गी है, उससे आपको एक पंख मिलता है रेगुलरली, रेगुलर इनकम मिलती है, उसको एक ही बार में आपने बेच दिया और सारे पंख एक ही साथ ले लिए। ये गलत अप्रोच है। जो प्रॉफिट वाले पीएसयूज हैं उनको नहीं बेचना चाहिए। दूसरा, अगर सरकार देखो ये कहती है कि हम पीएसयूज को डिसइन्वेस्टमेंट करके एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बार सरकार ना अपनी हिस्सेदारी 51% से ज्यादा रखती है। कंट्रोल तो सरकार के पास ही है ना, तो जैसा कल्चर पहला चल रहा है कल्चर सेम रहता है, बस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, सरकार की जो हिस्सेदारी है वो कम हो गई, लेकिन इनएफिशिएंसी तो पहले की जैसी ही है ना, ये दिक्कत है। और कई बार ऐसा होता है कि इवन सरकार जब अपनी हिस्सेदारी 51% से कम कर लेती है ना, तो भी इनडायरेक्ट कंट्रोल सरकार के पास ही रहता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने अपनी हिस्सेदारी कम कर ली, 27% कर ली, लेकिन एक्स्ट्रा हिस्सेदारी 26% किसी सरकार की ही कंपनी के पास है, फॉर एग्जांपल एलआईसी के पास है, तो इनडायरेक्टली एलआईसी पर सरकार का ही कंट्रोल है ना। तो इनडायरेक्ट भी सरकार हिस्सेदारी कम करके भी 51% से हिस्सेदारी कम कर ली, फिर भी इनडायरेक्टली उस पीएसयू को कंट्रोल करती रहती है। बहुत बार ऐसा होता है। नेक्स्ट, जो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस है ना, वो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल उस पर बहुत ज्यादा है। ब्यूरोक्रेट डरते हैं कि पीएसयू अगर कम पे बिक गया तो कल को हम पे बात आएगी, तो वो फाइलों पे बैठे रहते हैं, वो टाइमली डिसीजन नहीं लेते और लॉसेज जो है पीएसयू के वो बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे पीएसयूज, ऑयल पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो ये नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि कुछ पीएसयूज तो देखो ऐसे जरूर होने चाहिए जो देश की सिक्योरिटी को इंश्योर करें, एनर्जी सिक्योरिटी को, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी को। सबको सरकार बेच देगी तो कल को ना सरकार का कंट्रोल ही नहीं होगा एनर्जी पर और दूसरे कम्युनिकेशन पर, दूसरे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज पर, तो कुछ सेक्टर्स में पीएसयूज का होना जरूरी है। नेक्स्ट देखो, जो लॉस मेकिंग पीएसयूज है ना, वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि इन्वेस्टर्स का परसेप्शन ये होता है कि सरकार हम पर मतलब थोप रही है ये पीएसयूज, तो इन्वेस्टर्स अपना इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि ये लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं, इनमें इन्वेस्ट करके हम क्यों लॉस को बियर करें। नेक्स्ट, सरकार कई बार कहती है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करके पब्लिक मोनोपोलीज को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देखो पब्लिक मोनोपोली खत्म हो गई तो फिर प्राइवेट मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाएगी, कुछ कंपनीज रह जाएंगी जैसे अदानी, अंबानी। उसको रोकने के लिए कुछ करे सरकार कि पब्लिक मोनोपोली खत्म हो तो इसके साथ साथ प्राइवेट मोनोपोली स्टैब्लिश ना हो। लास्ट में ना कुछ रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, रिकमेंडेशंस और वे फॉरवर्ड। जैसे नीति आयोग ने ना डिसइन्वेस्टमेंट संबंधित प्रपोजल में कहा था कि ये प्रपोजल्स डायरेक्टली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के पास आने चाहिए, ना कि रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के पास में। दूसरा, गवर्नमेंट ना डिसइन्वेस्टमेंट के लिए ना एडवाइजर और एसेट वैल्यूअर से कंसल्ट करे, जो सरकार को एडवाइस करे कि कब आप पीएसयू को बेच सकते हो, कितने रेट में। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एजेंसी होनी चाहिए जो एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को स्पीड अप करे, जैसे जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है ना,
सरकार ने जिसमें कहा था कि हम पीएसयू के एसेट को जो अनयूटिलाइज्ड है उसे यूटिलाइज करेंगे, उससे रेवेन्यू कमाएंगे, वो प्रोग्राम कुछ खास चल नहीं रहा है। तो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एजेंसी को सरकार को हायर करना चाहिए। अब कुछ वे फॉरवर्ड में कहा जाता है कि पीएससीज जो हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, उनकी सरकार ऑटोनॉमी इंक्रीज करे ताकि वो अपने फैसले खुद से ले सकें, वहां पे गवर्नेंस अच्छी आए। इसके लिए उनको ना लिस्ट किया जा सकता है। शेयर मार्केट में जब लिस्ट किया जाता है ना, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो उस पीएसयू को फिर वो सारी डिटेल्स पब्लिक के सामने रखनी होगी, तो ट्रांसपेरेंसी आती है इससे। लास्ट में वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है, देखो डिसइन्वेस्टमेंट ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है डिसइन्वेस्टमेंट आप कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और डिसइन्वेस्टमेंट से जो आपके पास रेवेन्यू आया उसका आप कैसे यूज कर रहे हो ना, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लान करके डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।